आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस मॉक नंबर 3 को। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये सारा क्वेश्चन हाल ही में हुए रेलवे एग्जाम से लिया गया है और इस क्वेश्चन के साथ आपको मिलने वाला है उससे रिलेटेड हर एक मुख्य बिंदु को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत में जरूर बने रहे और मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अंत में देखें कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही कर पाया और कमेंट में अपना स्कोर को जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस अवधि को मृत्यु दर में तेज गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर द्वारा चिन्हित किया गया है? तो क्वेश्चन कहा गया है वो कौन सा अवधि था जिसमें क्या हुआ था, मृत्यु दर में काफ़ी तेजी से गिरावट आया था और उच्च प्रजनन दर में क्या हुआ था, तो वृद्धि हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन है 1921 से 1951, 1981 से लेकर 2001, 1901 से लेकर 1921 और 1951 से लेकर 1981 तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1951 से लेकर 1981 तक हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ मुख्य बिंदु को जानते हैं। यहाँ है 1901 से लेकर 1921 स्थिर विकास की अवधि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत अधिक थे, जिससे जनसंख्या वृद्धि नगण्य रही। 1921 को महान विभाजक वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है, तो 1921 को महान विभाजक वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है और 1951 से 81 तक को भारत में जनसंख्या विस्फोट काल माना जाता है। तो ये दो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये दो डेट को पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 1921 को क्या कहा जाता है, तो महान विभाजक वर्ष कहा जाता है और 1951 से लेकर 1981 तक को भारत में जनसंख्या विस्फोट काल माना जाता है। भारत में जनसंख्या विस्फोट काल माना जाता है 1951 से लेकर 1981 को। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर चलाते समय अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? यानी जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसमें हमको डेटा को कैसा स्टोर करना है, अस्थायी रूप से स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको किस मेमोरी का यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा है कैश, तीसरा है रोम और चौथा क्या है, रैम है। तो हम लोग किसी भी जो कंप्यूटर चलाते हैं उसको अस्थायी रूप से जो डेटा संग्रहित होता है वो मेरा कहाँ पे होता है, रैम में होता है। कहाँ पे होता है, रैम में होता है। आइए इस रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रैम। रैम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। क्या होता है, ये वर्किंग मेमोरी होता है। जब आप किसी प्रोग्राम को चलाते हैं तो वो यही लोड होता है। यानी कि जैसे हम किसी प्रोग्राम को चला रहे हैं तो वो मेरा जाके कहाँ लोड होता है, रैम में जाके लोड होता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी वोलेटाइल होता है। पावर बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। अगर जैसे लाइट चली जाती है, पावर बंद हो जाता है, तो इसमें इसका जो भी डेटा स्टोर था वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और अगर हम देखें रोम को, अगर हम देखें रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले निर्देशक यानी बायस, बायस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायस होते हैं। और रोम जो होता है ये क्या होता है, अस्थायी होते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। अगर पावर बंद हो जाएगा तो फिर भी डेटा किस में सुरक्षित रहता है, तो रोम में सुरक्षित रहता है। अगला अगर देखें कैश, कैश क्या होता है, तो ये सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत तेज की मेमोरी होती है। अगर पूछा जाए सीपीयू और रैम के बीच में कौन काम करता है, कौन सा मेमोरी, तो कैश मेमोरी काम करता है। कौन सा मेमोरी काम करता है, कैश मेमोरी काम करता है। और जो बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा को रखती है, ये भी क्या होता है, अस्थायी होती है, बहुत तेज लेकिन कम क्षमता में होती है। क्या होती है इसमें, ये बहुत तेज काम करती है लेकिन ये कम क्षमता वाली होती है। अगर अगला देखें हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क क्या होता है, इसका उपयोग जो है बड़ी मात्रा में डेटा जैसे फाइलें, फिल्में, सॉफ्टवेयर को लंबे समय तक रखने के लिए किया जाता है। और ये कैसा होता है, ये अस्थायी रूप से होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? क्या कहा है, भारत का मुख्य भूमि, जैसे तटरेखा क्या होगा, तटरेखा यहाँ से मेरा शुरू होता है, तटरेखा वाला राज्य, उसमें से कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन सी। भारत के मुख्य भूमि का सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। आइए इससे कुछ अतिरिक्त जानकारी को देखते हैं।
सबसे लंबी तटरेखा भारत के गुजरात राज्य सबसे लंबी तटरेखा भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2340 किलोमीटर। कितना है? लगभग 2340 किलोमीटर है। दोस्तों ये नवीनतम डेटा के अनुसार है, उससे पहले 1600 किलोमीटर लगभग माना जाता था, और अभी कितनी लंबाई है? 2340 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश की तट तीसरी सबसे लंबी तटरेखा है। अगर पूछा जाए पहला तो गुजरात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु, और तीसरा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आइए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। सबसे छोटी तटरेखा तो भारत के गोवा राज्य में है। सबसे छोटी तटरेखा कौन हो जाएगा? गोवा राज्य हो जाएगा। अच्छा, अगर कुल तटीय राज्य देखें तो कुल हमारे पास तटीय राज्य कितना है? टोटल 9 राज्य है। टोटल 9 राज्य है जो समुद्री तट से लगे रहते हैं। ये 9 राज्य को हम देखते हैं। जैसे यहाँ क्या हो गया? ये मेरा हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये हो गया तमिलनाडु एक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये 9 राज्य मेरा क्या हो गया? टोटल तटरेखा वाला राज्य हो गया। आइए और कुछ इसके बारे में जानते हैं। तटीय सीमा की लंबाई। अगर तटीय सीमा की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा जो होता है वो 5422.6 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा कितना है? तो 5422.6 किलोमीटर है। अगर द्वीपों सहित जितना भी द्वीप है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए, गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? यानी गुप्त साम्राज्य के शासक तो जो है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद मेरा कौन बनता है? तो अगर ऑप्शन में है रामगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ हम अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। चलिए, तो गुप्त वंश जो है भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश को भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला देखते हैं राजा का नाम, चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 309 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? अपने राज्य किया। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त साम्राज्य का पहला राजा जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया तो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला देखते हैं समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त जो है सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा उसके बाद? समुद्रगुप्त बैठा। इतिहासकार B.A. स्मिथ, क्या नाम है? B.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। यानी भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कहा गया? स्मिथ द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? B.A. स्मिथ द्वारा कहा गया। और अगर इसके बारे में देखें तो उसका एक दरबारी कवि जिसका क्या नाम था? हरिसेन नाम था। क्या नाम था? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना की, जो उसकी विजयों का वर्णन करती है। किसके विजय का? तो समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन करता है। किसके में? उसके द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति, उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में। अगला देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी पूरा प्रचलित है। समुद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासक किया। उसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत पर आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। अगला है कुमारगुप्त प्रथम। कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। इसका जो सबसे प्रसिद्ध पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और अगर देखें स्कंदगुप्त को, तो इन्होंने हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था। पूछा जाता है कि हुन के आक्रमण को किसने रोका था? तो स्कंदगुप्त ने रोका था। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में सही है? पहला है कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि AO ह्यूम ने की थी। आइए देखते हैं INC का पहला अधिवेशन पुणे में WC बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2 और A या B दोनों। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल ये
एक सही है। क्या हो जाएगा? केवल ए सही है, यानी ए सही है और बी क्या है इसमें गलत है। क्यों गलत है, आइए इसको जानते हैं विस्तार से। हालांकि पहला अधिवेशन, हालांकि क्या है, पहला अधिवेशन पुणे में ही, पहले जो है पुणे में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन यहाँ प्लेग यानी प्लेग फैलने के कारण स्थान बदलकर बॉम्बे कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। यह अधिवेशन गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए इसको कुछ और इसकी जानकारी लेते हैं। यानी कि इसकी जो स्थापना का हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। भारत यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, क्या नाम था उसका? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। प्रथम अधिवेशन का स्थान जो है गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। इसमें से कुल प्रतिनिधित्व कितना भाग लिया था? तो 72। VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहली बार जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो क्या हुआ अधिवेशन हुआ, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उस समय जो तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। प्रथम महिला अध्यक्ष किसने की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट ने 1917 में। कब किया था? 1917 में। और पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरचना अधिनियम क्या है? भारत में मानवाधिकार संरचना अधिनियम यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट को कब पारित किया गया? यानी भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? तो ऑप्शन है 1996, 2006, 2003 या 1993। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1993। तो भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 में पारित किया गया था। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी को लेते हैं। चलिए, इसके जो स्थापना क्या होता? तो इसके यह अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब गठन किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा को बेहतर समझ बनाना और उसके उल्लंघन के मामलों की जांच को करना। इसकी संरचना अगर देखें तो इसमें एक अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। यानी कि मानवाधिकार को जो अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का जो है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होंगे, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसका और एक क्वेश्चन इसमें है, पॉइंट है कि राज्य स्तर पर इस अधिनियम के माध्यम से राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। तो भारत का कौन सा राज्य क्षेत्र जो 16 वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है पूर्वी घाटी, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाटी या सुंदरवन। क्या हो जाएगा? तो 16 वनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी घाटी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? पश्चिमी घाटी प्रसिद्ध है। किसके लिए? 16 वनों के लिए। आइए इससे हम रिलेटेड अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें परिभाषा, 16 वन क्या होता है? तो 16 वन दक्षिण भारत में क्या होता है? तो 16 वन दक्षिण भारत में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला उष्णकटिबंध माउंटेन वन। कैसा होता है ये? उष्णकटिबंध माउंटेन वन यानी ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के स्थानीय नाम है। इसका स्थानीय नाम है, ठीक है। ये मुख्य रूप से नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ों में पाई जाती है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इस वन का जो खासियत है यह है कि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले पेच यानी टुकड़े होते हैं, जो घास के मैदान और ग्रासलैंड के बीच स्थित होता है। ये बहुत घने होते हैं और इनका जो आकार होता है क्या होता है? छोटा और स्टैंड होता है। अगर हम पूर्वी घाटी को देखें
तो पूर्वी घाटी यह मुख्य रूप से पर्णपाती यानी डेसिडुअस वन में पाए जाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि पर्णपाती वन किधर पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है? पूर्वी घाटी में पाया जाता है। पर्णपाती वन किस में पाया जाता है? पूर्वी घाटी में पाया जाता है। और मरुस्थल क्षेत्र में जो होता है, यहाँ पे शुष्क कटीली वनस्पतियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्क कटीली वनस्पतियां पाई जाती है मरुस्थल क्षेत्र में। और अगर सुंदरवन को देखें तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन हो गया, तो हो जाएगा सुंदरवन हो जाएगा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन। क्या है? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव आयोजित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाती है? तो 1974वें संविधान संशोधन 1992 में जो है ना, प्रत्येक राज्य में एक नगर पालिका चुनाव आयोजित करने के लिए किसका आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है क्षेत्र निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा है स्थानीय चुनाव आयोग, चौथा है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव आयोजित करने के लिए एक संस्था है। वो संस्था कौन सा होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग होती है। क्या होती है? राज्य निर्वाचन आयोग। आइए इससे रिलेटेड कुछ अतिरिक्त जानकारी को देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के 9 का ए में, भारतीय संविधान का जो भाग 9 का ए जोड़ा गया है तथा 12वीं अनुसूची क्या है नगर पालिका के लिए? 9 का ए है। और अनुसूची पूछे तो क्या है? अनुसूची 12 है। अनुसूची क्या है? 12 है, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय को जोड़ा गया है। किसमें कितना जोड़ा गया विषय? इसमें 18 विषय को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है नगर पालिका में कितना विषय है? तो नगर पालिका के लिए 18 विषय है। कितना विषय है? 18 विषय है। और ये जो है 1 जून 1993 से लागू हो चुका था। चलिए अगला इसमें देखते हैं। इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। कितने प्रकार की नगर पालिका होती है? 3 प्रकार की नगर पालिका होती है। पहला है नगर पंचायत। ये जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे क्षेत्रों के लिए होता है। किसमें होता है? तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र के लिए क्या होता है? नगर पंचायत होता है। अगला होता है नगर परिषद। क्या होता है? नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए होता है। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए क्या होता है? नगर परिषद होता है। और अगर अगला आता है नगर निगम, जो बड़े शहरी क्षेत्र के लिए क्या आता है? नगर निगम आता है। बड़े शहरी क्षेत्र के लिए क्या आता है? नगर निगम आता है। आइए कुछ और देखते हैं। नगर पालिकाओं में आम चुनाव के लिए अनुच्छेद 243 का ZA होता है। क्या होता है? नगर पालिका के आम चुनाव के लिए क्या होता है? अनुच्छेद 243 का ZA होता है। इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें जो है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। नगर पालिका में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 243 का वाई के तहत राज्यपाल हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। कितने का? अनुच्छेद 243 का वाई के तहत हर 5 साल में किसको हक है? राज्यपाल को एक राज्य वित्त आयोग का गठन करने का, जो नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। क्या करेगा? नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का समीक्षा करेगा। समझ गए यहाँ तक में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भवानी पाठक क्या है? भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? यानी भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? तो पहला है नीलगिरी विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है चुआर विद्रोह और चौथा है फकीर या सन्यासी विद्रोह। तो क्या हो जाएगा? तो फकीर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फकीर या सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड थी। तो यानी कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित थी? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित थी। आइए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी को देखते हैं। चलिए लगभग 1763 से 80 कहाँ तक? 1763 से 1800 में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ शुरुआती विद्रोह में से एक था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1770 में भीषण बंगाल अकाल के बाद अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर और हिंदू व मुस्लिम तीर्थ यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध इस विद्रोह का मुख्य कारण थे। तो क्या क्या था? 1970 के करीब बंगाल में क्या हुआ था? पूरा भीषण
क्या आया था, अकाल आया था, जिसकी वजह से, लेकिन उसमें भी क्या किया, अंग्रेजों ने टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखा है। और हिंदू और मुस्लिम जो तीर्थ यात्री थे, उनके जो तीर्थ यात्रियों पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण क्या होता, सन्यासी विद्रोह फैल गया। इसका प्रमुख नेता अगर देखें तो भवानी पाठक हो जाएगा, दूसरा है देवी चौधरानी, और है मजनू शाह है, और चौथा क्या हो जाएगा, चिराग अली हो जाएगा। तो प्रमुख नेता कौन कौन हो गया, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मंजनू शाह और चिराग अली हो जाएगा। चिराग अली हो जाएगा, किससे, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता हो जाएगा। आगे अगर देखें हम, आगे देखें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पूछा जाए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, वो किस विद्रोह से संबंधित है, तो सन्यासी विद्रोह से संबंध है। किससे संबंध है, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते, अगला और देखें हम विद्रोह को। तो एक विद्रोह है था नील विद्रोह, क्या होता है, नील विद्रोह, इसको हम लोग इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये कब घटा था, तो ये जो है 1859-60 में हुआ था। कब हुआ था, 1859-60 में हुआ था। इसके जो नेता थे वो कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, किसके, नील विद्रोह के। अगला विद्रोह होता है मुंडा विद्रोह, क्या होता है, मुंडा विद्रोह होता है। ये जो होता है 1899 से लेकर 1900 में होता है। कब होता है, 1899 से 1900 में होता है। जिसका प्रमुख नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। कौन था प्रमुख नेता, बिरसा मुंडा थे। अगला विद्रोह आता है चुआर विद्रोह, क्या आता है, चुआर विद्रोह। ये जो है 1766 से लेके 1834 तक चला था। कब तक चला था, ये जो काफी लंबा समय चलने वाला विद्रोह था चुआर विद्रोह, 1766 से लेके 1834 तक। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, जगन्नाथ सिंह थे और दुर्जन सिंह थे। कौन कौन थे, जगन्नाथ सिंह थे और दुर्जन सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, जिसमें अहिंसा, प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा क्या है, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ अन्य विकल्प को समझते हैं। पहला है कि जवाहरलाल नेहरू, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है क्या है, तो गीता रहस्य। क्या हो जाएगा, गीता रहस्य हो जाएगा। एक चीज यहाँ याद रखिएगा, जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ये जो है गीता रहस्य लिखे थे। क्या लिखे थे, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन द वेदास लिखा गया था। क्या क्या लिखा था, गीता रहस्य लिखे थे और लिखे थे द आर्कटिक होम इन द वेदास। किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला जो नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक भी थे। तो पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के कौन थे संस्थापक, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए और दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है पश्चिमी घाटी और चौथा क्या है, राजस्थान। तो इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, चलिए तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड आज हम पढ़ते हैं पूरे वन को आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसमें ध्यान रखिएगा। पहला आता है, नाम आता है
उष्णकटिबंध सदाबहार वन क्या आता है? उष्णकटिबंध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए इसको हम पूरा विस्तार से जानते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये जो है पश्चिमी घाटी, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो क्या कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाटी, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस वन के लिए जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो ये जो होता है उष्णकटिबंध सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जो सदाबहार वन होते हैं उसके लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए? तो उसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अगर इसके हम मुख्य विशेषता देखें तो ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इनके जो पत्ते हैं झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका वृक्ष का नाम याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन आता है? रोजवुड आते हैं, महोगनी हो गया, एबोनी या आबुनस हो गया। तो उष्णकटिबंध सदाबहार वन में कौन कौन आता है? रोजवुड, महागोनी, एबोनी या आबुनस हो गया। अगला अगर हम देखें तो अगला है उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। क्या है? उष्णकटिबंध पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका अगर हम देखें तो इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन को क्या कहते हैं? और मानसूनी वन कहा जाता है। और ये भारत में सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ है। भारत में सबसे व्यापक रूप से कौन फैला हुआ है? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फैला हुआ है। अगर इसमें वर्षा की बात करें तो ये जो है 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। कितना का होना चाहिए वर्षा? 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। किसके लिए? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए। अगर इसका विशेषता देखिए तो ये पेड़ शुष्क ग्रीष्म के ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करता है? गिरा देता है। कितने सप्ताह के लिए? 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां को गिरा देता है। अगर इसमें हम प्रमुख वृक्ष का देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? सागौन हो जाएगा जो टीक कहलाता है, साल हो जाएगा, शीशम हो जाएगा और चंदन हो जाएगा। यानी कि साल, शीशम, चंदन और सागौन ये किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो ये जो होता है उष्णकटिबंध पर्णपाती वन का उदाहरण है। किसका है? उष्णकटिबंध पर्णपाती वन का उदाहरण है। अगला वन पढ़ते हैं, तीसरा नंबर पे हम उष्णकटिबंध कटीले वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन पढ़ते हैं, यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स पढ़ते हैं। तो ये जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत जैसे राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और गुजरात में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंध कटीले वन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, पंजाब में और कुछ हिस्से गुजरात में पाया जाता है। अगर इन क्षेत्रों की अगर हम वर्षा की बात करें तो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कितना होती है? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इसकी अगर विशेषता देखिए तो इन पेड़ों की जड़ें लंबी और पत्तियां छोटी या कांटे वाली होती है, ताकि पानी का जो वाष्पीकरण कम हो। अगर उष्णकटिबंध कटीले वन का अगर हम उधर प्रमुख वृक्ष देखें तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? बबूल हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा और खजूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बबूल हो जाएगा, कैक्टस होगा और खजूर होगा। इसकी किस चीज़ का उदाहरण ये? तो उष्णकटिबंध कटीले वन का उदाहरण है। अगला वन अगर पढ़ते हैं हम, अगला वन है पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय वन है। अगला क्या है? पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट है। क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट है। अगला वन क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट है। इसके अगर क्षेत्र देखें तो ये हिमालय क्षेत्र के में ऊंचाई के अनुसार पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के अनुसार ये पाए जाते हैं। इसके विशेषता अगर देखें, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी के कारण वनस्पतियों का जो स्वरूप है वो क्या होता है? बदलने लगता है। अगर इसमें प्रमुख वृक्ष देखें तो हो जाएगा चीड़ का पेड़। क्या हो जाएगा? पाइन हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, सिल्वर फर एंड स्प्रूस हो जाएगा। अगर हम क्या कहते हैं पर्वतीय वन का उदाहरण देखें, कौन कौन हो जाएगा? पाइन हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, सिल्वर फर हो जाएगा और स्प्रूस हो जाएगा। एकदम उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए अगला वन अगर पढ़ते हैं मैंग्रोव वन। क्या पढ़ते हैं? मैंग्रोव वन पढ़ते हैं। मैंग्रोव वन पढ़ते हैं। इसका क्षेत्र अगर देखें तो ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार भाटा आता है। जिस क्षेत्र में ज्वार भाटा आता है उस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। जैसे कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा? सुंदरवन पश्चिम बंगाल को हो जाएगा। और इस वृक्ष का अगर विशेषता देखिए तो इसकी जड़ें जो है पानी में डूबी रहती है। मैंग्रोव वन की जो जड़ होता है किसे क्या होता है? पानी में डूबा हुआ होता है
और ये खारे पानी में जीवित रह सकता है। किसमें जीवित रहता है मैंग्रोव वन? तो खारे पानी में जीवित रहता है। किसमें जीवित रहता है? खारे पानी में। और इसका अगर प्रमुख वृक्ष देखें तो सुंदरी वृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदरी वृक्ष हो जाएगा। इसी के नाम पर ही सुंदरवन का नाम पड़ा है। सुंदरी वृक्ष अधिकतम पाए जाने की वजह से मैंग्रोव वन को जो सुंदरवन का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगम, संगम शब्द का निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? संगम शब्द जो है किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन है तमिल राजवंश को, अगला है तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा को, तीसरा है एक प्रकार की तमिल कविता, चौथा है दक्षिण भारत की धार्मिक ग्रंथ। तो क्या हो जाएगा? संगम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, तमिल साहित्यों की एक तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा। क्या हो जाएगा? तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा को हम लोग क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी को हम देखते हैं। अगर हम देखें संगम युग से जुड़ी कुछ जानकारी, तो संगम युग में 3 प्रकार का संगम हुआ था। 3 संगम हुआ था। पहला संगम यानी कि प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में। कहाँ हुए थे? मदुरा में। कहाँ हुआ था? मदुरा, जिसका अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। इसकी जो अध्यक्षता है अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अगस्त ऋषि द्वारा ही किया गया था। इसमें जो है तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ की रचना किया गया था। क्या किया गया था? तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ का रचना कब हुआ था? द्वितीय संगम में हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय संगम काल में हुआ था। अगर हम तृतीय संगम काल देखें तो ये हुआ था मदुरै में। कहाँ हुआ था? मदुरै में। और उसका अध्यक्षता किसने किया था? नक्कीकार द्वारा। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? नक्कीकार द्वारा। यानी संगम युग से जुड़े महत्वपूर्ण अगर जानकारी को देखें तो पहला संगम हुआ था मदुरै, अध्यक्षता अगस्त ऋषि। दूसरा संगम कपाटपुरम, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था और तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ की रचना भी हुआ था। और तीसरा अगर संगम देखें तो मदुरै में फिर से हुआ था। पहला और तीसरा कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। लेकिन पहला का अध्यक्षता अगस्त ऋषि और तीसरे का अध्यक्षता किसने किया था? नक्कीकार द्वारा किया गया था। अगर प्रमुख ग्रंथ को देखें तो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हो गया? तोल्काप्पियम हो गया। क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम। तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ पूछा जाए, तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखें शिल्पाधिकारम किनके द्वारा लिखा गया है? तो इलांगो अडिगल द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? इलांगो अडिगल द्वारा। शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है? इलांगो अडिगल द्वारा लिखा गया है। और अगर देखिए मणिमेखले, क्या है? मणिमेखले, तो ये जो है सतनार द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सतनार द्वारा लिखा गया है। मणिमेखले किसके द्वारा लिखा गया है? सतनार द्वारा लिखा गया है। संगम काल के दौरान मुख्य रूप से 3 राजवंशों का शासक था। पूछा जाए संगम काल के दौरान कितने राजवंशों का शासक था? तो 3 राजवंश का शासक था। पहला चोल, दूसरा चेर और तीसरा क्या हो जाएगा? पांड्य हो जाएगा। यानी कि संगम काल के दौरान किन किन राजवंश का शासक चला था? तो चोल हो जाएगा, चेरा हो जाएगा और पांड्य हो जाएगा। चोल, चेरा और पांड्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना? यानी जब हरित क्रांति हुआ था तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ किस राज्य को मिला था? तो ऑप्शन है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है पंजाब और चौथा है उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब। यानी हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा लाभार्थी राज्य कौन थे? पंजाब था। कौन था? पंजाब था। आइए इसको अगर देखते हैं कि जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन होते हैं? अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो नॉर्मन बोरलॉग होता है। विश्व स्तर पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। और अगर भारत में बोले तो भारत में कौन होता है? MS स्वामीनाथन। भारत का कौन होता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए कुछ क्रांति को अगर देखते हैं, जैसे अगर हम कुछ क्रांति को देखें, चलिए श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से है? तो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। इसका जनक का नाम क्या है? तो वर्गीस कुरियन। किसके द्वारा किया गया था? वर्गीस कुरियन के द्वारा किया गया था। अगर हम देखें पीली क्रांति, क्या है? पीली क्रांति यानी इसका किसके उत्पादन के लिए है? तो तिलहन के उत्पादन के लिए। किससे है? तिलहन के उत्पादन के लिए है। और इसका जनक कौन है? सैम पित्रोदा है। कौन है? सैम पित्रोदा है। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा है। अगला है नीली क्रांति। क्या है? नीली क्रांति, जो किससे संबंध है?
मत्स्य से संबंध है, यानी मछली पालन से संबंध है। और इसका जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन है। अगला अगर देखें क्रांति, रजत क्रांति। क्या है? रजत क्रांति। ये किस क्षेत्र से है? तो अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंध है? अंडा उत्पादन से संबंध है। और इसका अगर हम देखिए जनक कौन हो गया? तो इंदिरा गांधी इसका क्या थे? प्रेरक थे। इंदिरा गांधी क्या थे उस समय? उसके लिए प्रेरक थे। तो यहाँ से अगर देख लिया हम सारा क्रांति को। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टेनॉइड, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टेनॉइड समूह तत्व के रूप में वर्गीकृत है? एक्टेनॉइड ग्रुप में कौन आता है? तो पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा है यटरबियम, तीसरा है लेंथेनियम और चौथा है सीरियम। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, थोरियम। लेक्टिनॉइड ग्रुप से कौन होता है? तो थोरियम हो गया। लेक्टिनॉइड ग्रुप में कौन हो गया? थोरियम। आइए इसके कुछ अगला विकल्प को देखते हैं, जैसे कि लेंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 57 से लेके 71 तक होता है। कितना होता है? 57 से लेके 71 तक लेक्टिनॉइड आता है। और एक्टिनॉइड जो हो गया, ये इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89 से लेके 103 तक होता है। कितना होता है? 89 से लेके 103 तक में कौन होता है? एक्टेनॉइड होता है। और 57 से लेके 71 तक बीच में कौन होता है? लेक्टेनॉइड होता है। जैसा कि थोरियम क्या होता है? तो ये एक रासायनिक तत्व है। थोरियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है। कितना है? 90 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 90 है। और देखिए एक्टेनॉइड जो हो गया, इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 89 से लेके 103 तक था। तो देखिए 90 क्या हो गया? इसके बीच में है कि नहीं? यानी ये एक्टेनॉइड ग्रुप का हो गया। कौन हो गया? थोरियम हो गया। ये एक्टेनॉइड श्रेणी का हिस्सा है। समझ गए इस क्वेश्चन को? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख मिलता है? तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में है पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 49। तो क्या कहा गया इसमें? पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण किसमें है? तो अनुच्छेद 48 का ए में। किसमें है? अनुच्छेद 48 का ए में है। ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके कुछ हम अतिरिक्त जानकारी को देखते हैं। चलिए इसमें है, कल थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए को अगर हम देखें तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे डीपीएसपी का हिस्सा है। अनुच्छेद 48 का ए किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 का ए को कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। कौन? किसको? 48 का ए को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 में क्या कहता है? तो इसमें जो है कृषि और पशुपालन का संगठन है। कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें है? अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 49 को अगर हम देखें तो ये जो हो गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण देता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को और जितना भी स्थान होता है उसका संरक्षण देता है। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 49 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 51 का ए का जी, अनुच्छेद 51 का ए का जी में क्या है? तो ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। क्या है? जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 51 का ए का जी में भी कहा गया है। चलिए और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1793 में शुरू हुई कार्नवालिस संहिता क्या होता है? कार्नवालिस कोड के लिए जानी जाती है। तो कार्नवालिस कोड किसके लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन है समान पुलिस और न्यायिक सुधार स्थापित करना, दूसरा है जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, तीसरा न्यायपालिका में मूल भारतीयों को बढ़ावा देना, चौथा है अंग्रेजों को अदालती भाषा के रूप में लागू करना। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है? तो कार्नवालिस कोड किसको कहते हैं? तो एक समान पुलिस और न्याय सुधार की स्थापना करना, उसको क्या कहा गया है? कार्नवालिस कोड कहा गया है। आइए इसके लिए कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। यहाँ पे है कार्नवालिस का कार्यकाल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका। 1786 से लेकर 1793 तक रहा है। कार्नवालिस का टाइम पीरियड कितना हो गया? 1786 से लेके 1793 हो गया। और बाद में फिर 1805 में इसका मृत्यु गाजीपुर यूपी में ही हो जाता है। कार्नवालिस का मृत्यु कहाँ होता है? तो गाजीपुर यूपी में होता है। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा
का जनक माना जाता है, यानी कार्नवालिस को क्या माना जाता है, तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है, कार्नवालिस को माना जाता है। किसको माना जाता है, कार्नवालिस को माना जाता है। अगर हम देखें 1793 का कार्नवालिस संहिता, 1793 का कार्नवालिस संहिता क्या होता है, तो इसमें जो एक पहला पॉइंट हो गया, इसमें क्या क्या होता है, तो शक्तियों का पृथक्करण होता है, दूसरा न्यायिक सुधार होता है, तीसरा पुलिस सुधार, चौथा अस्थायी बंदोबस्त है। अगर हम अस्थायी बंदोबस्त, जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में ही कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त भी किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया था। यह संहिता प्रसिद्ध न्यायविद विलियम जोन्स की सहायता से तैयार किया गया था। किसकी सहायता से किया गया था, विलियम जोन्स की सहायता से। कॉर्नवालिस संहिता को क्या किया गया था, तैयार किया गया था विलियम जोन्स की सहायता से। तो चलिए इस तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन क्या हो गया, तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। यह शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सलाह के आधार पर की जाती है, तो यानी कि क्या कहा गया, तो भारत के राष्ट्रपति के पास क्या होता है, राज्यपाल को और राजदूतों जैसे अधिकारी को हटाने का शक्ति है। तो किसके कहने से हटा दिया जाएगा, तो इसको अगर हम देखें, ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है संसद द्वारा पारित प्रस्ताव। क्या है, संसद द्वारा पारित। चलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। किसके द्वारा होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आइए इससे रिलेटेड कुछ अतिरिक्त जानकारी को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, अनुच्छेद 74, क्या है, अनुच्छेद 74, संविधान का अनुच्छेद 74 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, अनुच्छेद 74 के तहत क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अगर हम देखें प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर, क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर, ये अनुच्छेद 356 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के पद धारण करते हैं। यानी कि जब तक प्रेसिडेंट को खुश करता रहेगा तब तक क्या है, राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल बना रहेगा। इसका मतलब है कि उन्हें हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी लंबी प्रक्रिया का आवश्यकता नहीं होती है। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकता है। समझ गए इस क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चलिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से 580 से 605 तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का पहला उल्लेखनीय राजा किसको माना जाता है, तो पुष्यभूति संघ का पहला उल्लेखनीय राजा किसको माना जाता है। ऑप्शन है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन और नरवर्धन। देखिए अगर पूछा जाए पुष्यभूति वंश का पहला उल्लेखनीय राजा जो 580 से लेकर 605 तक में ईसा पूर्व में क्या किया है, साम्राज्य चलाया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी को देखते हैं। इस वंश का अगर स्थापना देखें तो पुष्यभूति ने की थी। किसने की थी, पुष्यभूति ने की थी। और अगर देखें प्रभाकर वर्धन को, तो ये 580 से लेकर 605 ईसा पूर्व तक थे। प्रभाकर वर्धन कब थे, तो 580 से लेकर 605 तक। इन वंश का प्रथम शक्तिशाली और उल्लेखनीय राजा माना जाता है। ठीक है, उन्होंने परम भाटकर और महाराजा धीराज जैसी प्रभावशाली उपाधि धारण की। एकदम याद रखिएगा, परम भाटकारम और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो प्रभाकर वर्धन ने किया था। किसने किया था, प्रभाकर वर्धन ने किया था। चलिए और अगर देखिए इसकी राजधानी जो है, शुरुआत में इसकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, यानी वर्तमान जो हरियाणा में थी। बाद में हर्ष ने इसे कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया। बाद में किसने स्थानांतरित कर दिया, हर्ष ने। कहाँ पे, कन्नौज ले चला गया। एक अगला वीडियो में हम हर्ष के बारे में अच्छा से जिक्र करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में जो प्राक्कलन समिति, क्या होता है, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति
के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यसभा के सदस्य और चौथा है भारत के राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर 1, कौन करता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 1। आइए इसके कुछ अतिरिक्त जानकारी को देखते हैं। इसमें यह समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। और ये सभी के सभी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इस समिति का जो कार्यकाल है कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है। और इसे सतत मितव्ययी समिति यानी कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। तो यानी कि एक कंक्लूजन, एक यहाँ पे याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति के सभी मेंबर कहाँ से चुने आते हैं? तो लोकसभा से चुने आते हैं। और 30 के 30 क्या होते हैं? वो लोकसभा का सदस्य ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आय, संपत्ति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने के लिए प्रावधान किया है? तो देखिए कौन सा वो अनुच्छेद है जो किसको आय को, संपत्ति को और सुविधाओं को क्या है, सुविधाओं की जो असमानता है उसको कम करने की कोशिश किया है? तो ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा है 97वें संविधान संशोधन 2011, तीसरा है 86वां संविधान संशोधन 2002 और चौथा है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पहला 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। चलिए इसके लिए कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। किसको देखते हैं? इसके महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। तो क्या है कि 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 यह मुख्य रूप से मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार यानी अनुच्छेद 300 का ए में इसको रख दिया है। अनुच्छेद 300 का 1 में रख दिया है। और अगर शेड्यूल बोले यानी कि अनुसूची बोले, ठीक है, अनुसूची बोले तो अनुसूची किस में रखा गया है? तो अनुसूची नहीं, वो भाग किस में रखा गया है? भाग किस में रखा गया है? कौन सा भाग में रखा गया है? तो ये भाग जो है 12 में रखा गया है। किस में रखा गया है? तो भाग 12 में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के ए में और भाग कितना में? भाग 12 में रखा गया है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला जो है वो है 42वां संविधान संशोधन। क्या है अगला क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान के नाम से कौन जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जाना जाता है। लघु कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। इस नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 का ए निःशुल्क कानूनी सहायता, 43 का ए और 48 का ए को जोड़ा गया था। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसे शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का ए के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। किसको बनाया गया? तो शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का 1 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। और अनुच्छेद 45 के विषय में इसको अनुच्छेद 45 की जो विषय वस्तु थी उसको क्या कर दिया था? उसको बदल दिया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला है 97वें संविधान संशोधन। क्या है? 97वां संविधान संशोधन 2011। यह सहकारी समितियों से संबंध है। किससे संबंध है? सहकारी समितियों से संबंध है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंध है। इसने अनुच्छेद 43 का बी को जोड़ा। किसको जोड़ा? 43 का बी को जोड़ा। चलिए तो आज के लिए ये मेरा सेशन को समाप्त किया जाता है। आज क्या किए? तो जीके जीएस के मॉक 3 किए। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू। और कैसा लगा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे इसमें क्या क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा वो भी आप जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।